हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी दोस्तों। तो बच्चों, हम लोग आज के इस सेशन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि आपकी आरआरबी जेई होती है, इसके अलावा आपकी एसएससी जेई होती है। एसएससी जेई के अलावा कौन सी एग्जाम हो आप लोग जो बच्चे देते हो, वो है बेटा बार की, इसरो की, आरआरबी, इसरो की स्टेट लेवल के एएन एग्जाम्स, स्टेट लेवल के जेईएन एग्जाम्स जो भी होते हैं बेटा, पीएसयू एग्जाम्स जो भी होते हैं ना, उन सारे एग्जाम्स के लिए बच्चे हर साल प्रिपरेशन करते हैं बच्चा। और उस प्रिपरेशन के दौरान बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूँ कि उस प्रॉब्लम को क्या आपने फेस कभी किया है, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चा। तो पहला बच्चा जो प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो डियर, कि सर ये बताइएगा कि सर इस चीज़ का सिलेबस क्या है। सर किसी एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने के लिए अगर जा रहे हो तो उसके सिलेबस के बारे में आपको क्या होना चाहिए बच्चा, पता होना चाहिए। तो सिलेबस के बारे में अगर जानकारी है तो फिर आपके मन में डाउट आता है दोस्त कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है। मतलब एग्जाम का पैटर्न होने का मतलब क्या है सर, कि किस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक से या कितने डेप्थ में क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल टाइप के पूछे जा रहे हैं या थ्योरेटिकल टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारी वैरायटी यहां से पॉसिबल हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर सिलेबस का आपको पता है तो उसके बाद डाउट आता है बच्चों का एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। अगर एग्जाम के पैटर्न को अगर आप लोग समझ लेते हो तो आप क्या करना शुरू कर सकते हो बेटा, कि सीक्वेंस बना सकते हो। किस चीज का सीक्वेंस बना सकते हो बेटा, कि अगर आपको एग्जाम का पैटर्न पता है कि ये सब्जेक्ट हमारे आने वाले हैं तो मैं इस सब्जेक्ट में पढ़ूंगा, इसी सब्जेक्ट को इस तरीके से मैं पढ़ूंगा। तो वही क्या कहलाता है बेटा, एग्जाम का सीक्वेंस। मतलब हमारे जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में सब्जेक्ट का सीक्वेंस किस तरीके से रखें ताकि जो आपका मैक्सिमम नंबर आपका एग्जाम में पॉसिबल होगा डियर, उसको अचीव किया जा सके। दूसरा, इसका बेनिफिट ये होता है कि आप जब भी किसी एग्जाम के में अप्रोच करने के लिए जाते हो तो सब्जेक्ट की समझ भी बेटा अच्छे तरीके से डेवलप होती है। इसका ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, अब जब करेक्ट सीक्वेंस आपको पता होगा तब तो आप किसी चीज को प्लान कर सकते हो कि हाँ, इस सब्जेक्ट को इतने टाइम ड्यूरेशन में मुझे खत्म करना है, इसकी इतनी देर प्रैक्टिस करनी है, दूसरे सब्जेक्ट की इतनी देर प्रैक्टिस करनी है। तो जब आपको प्लान होगा तभी तो आप चीजें क्लियर ढंग से अप्रोच कर पाओगे। अगर चीजें रैंडमली ही रहेंगी तो बच्चा आपको कभी नहीं पता चलेगा, कभी इस सब्जेक्ट के ऊपर कूदोगे, कभी उस सब्जेक्ट के ऊपर कूदोगे, कभी उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करोगे, कभी इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करोगे। तो प्लान नहीं होना बेटा, तो उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है बेटा, उतना ही बुरा होता है। प्लान करके जो चीजें एग्जीक्यूट की जाती हैं वो अपनी डेली लाइफ में भी आप देख सकते हो डियर। जब भी आप कोई काम प्लान करके करते हो ज्यादा अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। बशर्ते ये है डियर कि आप उसको एग्जीक्यूट एटलीस्ट उस प्लान के ऊपर स्टिक रहो, ठीक है। तो हम जब प्लान सीक्वेंस समझ लेते हैं तो उसके बाद हमको क्या बनानी पड़ती है बेटा, स्टडी प्लान बनानी पड़ती है। स्टडी प्लान पे हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो में हम लोग रखेंगे कि अगर किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए जो बच्चे आप लोग तैयार करने के लिए जा रहे हो, चाहे वो आरआरबी जेईई हो, चाहे एसएससी जेईई हो, चाहे कोई अन्य स्टेट लेवल के एएन लेवल एग्जाम्स, जेईएन लेवल एग्जाम्स हो, तो उस एग्जाम में टेक्निकल जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है बच्चों, उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अप्रोच करने से पहले क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, क्या करेक्ट सीक्वेंस होनी चाहिए, जिससे कि मैं क्या कर सकूं दोस्त, कि अगर आज की डेट में किसी बच्चे को तैयारी करनी है तो किस सीक्वेंस में पढ़े। यानी दैट मीन्स कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़े। अच्छा, कौन सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा। लेकिन हम लोग आज लोग यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे बेटा, कि कौन सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस क्रम में पढ़ना और किस तरीके से पढ़ना। थोड़ा बहुत वेरिएशन इस क्रम में पॉसिबल हो सकता है। मैं इस क्रम को कैसा रख रहा हूँ बेटा, इस ऑर्डर को इस तरीके से रख रहा हूँ ताकि आपके सारे एग्जाम वेटेज वाइज कवर हो जाए। मतलब कोई सा भी एग्जाम हो ना, उसमें यही वेटेज में आप देखोगे बेटा, इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो के एंड में आपको क्या पता चलेगा बेटा, सीक्वेंस, पूरा सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक अगर रहोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी इसी क्रम को आप फॉलो कर सकते हो। या हम लोग यहाँ पे भी, मतलब मेक इट इजी आपका मैकेनिकल का चैनल है, इसके ऊपर टोटली आपको क्या मिलता है डियर, कि वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे भी यही सारी चीजें आपको फॉलो करके पढ़ाई जाती है, बेहतर तरीके से पढ़ाई जाती है ना। तो सीक्वेंस क्या रहने वाला है बच्चा, आपका इस वीडियो के थ्रू आज हम लोग यही समझेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो भी सिलेबस, जो भी एग्जाम्स आते हैं, उन सारे के सारे सिलेबस भी कवर हो जाए और हमको सब्जेक्ट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्या हो पाए बेटा, पता चल पाए। तो सब्जेक्ट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया दोस्त, कि जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, किसका एग्जांपल लेता हूं डियर, कि हम लोग पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट क्या है बेटा, एक सब्जेक्ट हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं बेटा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। मैं अगर बोलूं कि बच्चों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है
बिल्कुल होता है आपका फोर्स का कॉन्सेप्ट। और अगर मैं फोर्स के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो फोर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है बेटा? तो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल सिंपली कहाँ पे करते हैं बेटा? मैकेनिक्स में तो करते हैं। मैकेनिक्स के अलावा कहाँ पे करते हैं बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अलावा मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के अलावा मशीन डिजाइन में करते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन में करते हैं। क्या ये सारी सारी जगहों पर फोर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं बेटा? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, फोर्स के अलावा कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, फोर्स के अलावा कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा जिसका हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल करते हैं? तो दूसरा नंबर पे आपका आएगा बेटा वर्क पावर एंड एनर्जी। कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा बच्चा? वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप लोग कहां पे करते हो बच्चा? जल्दी से बेटा कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपको जहां पे भी समझ में आए उसका कमेंट करके मुझे बताइएगा बच्चा कि वर्क पावर एंड एनर्जी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा बेटा थर्मल वाले सेक्शन में। थर्मल वाले सेक्शन में बेटा आप चाहे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स ले लीजिए, चाहे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स ले लीजिए, चाहे आईसी इंजन ले लीजिए बेटा, चाहे आरएसी ले लीजिए, चाहे कोई और मतलब थर्मल से रिलेटेड बेटा टॉपिक ले लीजिए, वहां पे वर्क कैलकुलेट करना होता है, वहां पे पावर निकालनी होती है, टरबाइन से कितना पावर आउटपुट निकल रहा है, और एनर्जी इंट्रैक्शन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते ही हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन हो गया। क्या फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं पावर वगैरह कैलकुलेट करता हूं? क्या बिल्कुल कैलकुलेट करता हूं। हाइड्रोलिक मशीन में पावर वगैरह कैलकुलेट करते हैं? क्या बिल्कुल करते हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन में हम लोग वर्क पावर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं? क्या बिल्कुल बिल्कुल भी करते बेटा। वर्क पावर एनर्जी का ही एक कॉन्सेप्ट कहां पे आता है बेटा? वर्क पावर एंड एनर्जी का ही एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल बेटा बहुत सारी जगहों पे आप कर सकते हो। मतलब ये इतना डायनामिक है, इसका मतलब विड्थ इतना ज़्यादा डायनामिक है कि आप इसको मतलब कहीं पे तो नहीं, लेकिन जहाँ पे इसका सुटेबल बेटा यूज हो, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप क्या बोलते हैं बेटा आईसी इंजन, पावर प्लांट, इन सभी जगहों पे आप क्या कर सकते हो बच्चों? इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पे भी बेसिकली एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा वहाँ पे आप क्या कर सकते हो बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ही हम लोग किसको पढ़ते हैं बेटा? वर्क पावर एंड एनर्जी को पढ़ते हैं। तो दूसरा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा आप क्या पढ़ते हो दोस्त? इसके अलावा पढ़ते हो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। क्या इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन को कहां कहां पे यूज करते हो? अगर आप ध्यान समझोगे बच्चा तो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन का यूज आप स्टीम टरबाइन में, कंप्रेसर में, इसके अलावा आप करते हो बेटा बच्चा फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स के अलावा आप करते हो बेटा हाइड्रोलिक मशीन में, पंप में, टरबाइन में, इन सारी जगहों पे इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन का यूज करके ही तो वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह बनाते हो, वहीं से पावर वगैरह कैलकुलेट करते हो, वहीं से वर्क डन वगैरह कैलकुलेट करते हो। तो जब तक आपको इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, या यूलर्स इक्वेशन आपको नहीं समझ में आएगा, या हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या दैट मींस की बर्नौली इक्वेशन आपको नहीं समझ में आएगी, तब तक सब्जेक्ट का इंटरलिंकिंग कैसे कर पाओगे बच्चों? यहीं से बच्चों को इंटरव्यू में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सब्जेक्ट की इंटरलिंकिंग भी नहीं होती है। तो मैं आपको यही भी समझाने आया हूं बच्चा कि अगर इसी तरीके से, ये तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात रहेगी, अगर इसी तरीके से मैं बात करता हूं दोस्त किसकी, तो अगर हम लोग सोम की बात करते हैं तो सोम में कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो दूसरे सब्जेक्ट्स में लिंक होते हैं? सोम में पहला ही कॉन्सेप्ट आता है बच्चा स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आता है। क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं? बिल्कुल यूज करते हैं बेटा। जैसे कि सोम में तो यूज करते ही हैं, इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं, इसके अलावा आप बाउंड्री लेयर थ्योरी में इस्तेमाल करते हो, इसके अलावा अगर मैं पूछूं बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन का मशीन डिजाइन वगैरह में इस्तेमाल करते हो। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का और कहाँ पे इस्तेमाल करते हो बच्चा? तो आप मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल करते हो, स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, कटिंग फोर्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, यही सब स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही तो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इतनी जगहों पे हमारी क्या बेटा लिंकिंग है। तो अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपकी सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो भी तो अच्छी होगी ही, साथ ही साथ में आपका जो दोस्त है बेटा कि आपकी समझ भी बेहतर तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं बेटा कॉलम्स एंड बीम्स पढ़ते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से यूज कर सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में लिंकिंग होता ही होता है। तो अगर अब मैं बात करूँ कि आपको यहाँ तक इस वीडियो में यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैकेनिक्स का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी जगहों पे करते हैं, तो क्यों ना अगर मैं प्रिपरेशन करने के लिए जा रहा हूं तो सबसे पहले मैं मैकेनिक्स को ही कवर कर लूं, क्योंकि उसी का हम लोग इस्तेमाल डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ये कोशिश करूंगा कि मतलब मैं ये चाहूंगा कि अगर मुझे सब्जेक्ट अच्छे से पता हो तो सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए बच्चा? मैकेनिक्स होना चाहिए। और मैकेनिक्स में मैं बिल्कुल भी कोताही एंड दैट मीन्स की ढिलाई नहीं बरत सकता हूं। तो मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ो, टाइम लगा के पढ़ो,
और उसका एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए बेटा, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए कि हाँ इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसके एजम्पशंस क्या क्या हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें वैरायटी वहाँ से पॉसिबल हो सकती है। लेकिन क्या करना है बच्चों, आपको ध्यान से समझना है, तब जा करके अब मैं ऑर्डर बताने के लिए चल रहा हूँ कि किस ऑर्डर में मैंने डिजाइन किया हुआ है। ये जो अगेन मैं बता देता रहा हूँ बच्चों कि ये मैंने डिजाइन किया हुआ बेटा वेटेज के आधार पे और सब्जेक्ट की लिंकिंग के आधार पे कि किस ऑर्डर में पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और सब्जेक्ट की समझ बेहतर तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पहला सब्जेक्ट लेता हूँ बच्चों, पहला सब्जेक्ट आपका क्या आएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर आप कवर कर लेते हो तो इसके बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इसके बाद आ सकते हो। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फोर्स वगैरह के कॉन्सेप्ट से फिर उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट पे आ जाओगे और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब से ही आप लोगों का कंप्लीट होता है वैसे ही आप फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाना। मैं फ्लूइड मैकेनिक्स को तीसरे नंबर पर इसलिए रख रहा हूँ बच्चा क्योंकि डिफरेंट एग्जाम में फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज काफ़ी अच्छा होता है, दैट्स वाई मैं फ्लूइड मैकेनिक्स को तीसरे नंबर पर रख रहा हूँ। अच्छा, आपके बेसिक सब्जेक्ट तो वहाँ पे कवर हो गए, फ्लूइड मैकेनिक्स आपका एप्लीकेशन वाले पार्ट में आ रहा, तो फ्लूइड मैकेनिक्स को जैसे ही कवर करते हो वैसे ही आप थ्योरी ऑफ मशीन पे जंप कर सकते हो। थ्योरी ऑफ मशीन को कवर करने के बाद यहाँ पे बेटा फिजिक्स के बहुत सारे लॉ जैसे वेलोसिटी कैलकुलेशन, एक्सेलरेशन वगैरह कैलकुलेशन, इन सब का कॉन्सेप्ट का जबरदस्त यूज होता है बेटा, यानी दैट मीन्स कि आपका मैकेनिक्स का यूज बहुत ज़्यादा यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो आपका अगर मैकेनिक्स अच्छा रहेगा तो आपका थ्योरी ऑफ मशीन बहुत अच्छी हो सकती है। उसके बाद जब आपने इतना सब्जेक्ट कवर कर लिया हो तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में आना, यहाँ पे वर्क, पावर एंड एनर्जी के कॉन्सेप्ट, इंथैल्पी के कॉन्सेप्ट, इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को ही अच्छे से आपको यहाँ पे बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा बच्चों, है ना। तो अगर आप इस तरीके से इस ऑर्डर में पढ़ते हो, यानी इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब आप साइकिल पढ़ने के लिए रेडी हो। साइकिल में मतलब कौन सा साइकिल में बोल रहा बेटा, जैसे आईसी इंजन में साइकिल, आप साइकिल के बारे में आप लोग पढ़ते हो, तो उसके अलावा आप अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो तो दूसरे नंबर में किसको रख रहा हूँ बेटा, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स को रख रहा हूँ। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पे इसलिए रख रहा हूँ बेटा क्योंकि इसका वेटेज डिफरेंट एग्जाम से काफी अच्छा खासा है। ठीक है, तो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद आप आईसी इंजन पे आ सकते हो। इंटरनल कंबशन इंजन को कंप्लीट करने के बाद आप सिंपली किस पे आ सकते हो बच्चा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पे आ सकते हो। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग को खत्म करने के बाद, यानी इस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करने के बाद आपको सिंपली आ जाना है बच्चों मटेरियल साइंस पे। मटेरियल साइंस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी टाइम लगने वाला है यहाँ पे, मतलब अगर ऐसा नहीं करना है बच्चा कि हाँ मुझे सिर्फ इसी एग्जाम के लिए पढ़ना है या उसी एग्जाम के लिए पढ़ना है, यानी दैट मीन्स मटेरियल साइंस को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, जिसमें आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको टाइम बिल्कुल रिक्वायर्ड भी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही आप मटेरियल साइंस कंप्लीट कर लेते हो बच्चों, तो उसके बाद आपका अगला जो सब्जेक्ट हो करना चाहिए स्टार्ट, वो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग को आप कर सकते हो, क्योंकि मटेरियल साइंस के बारे में जब अच्छे से नॉलेज आपको रहेगी तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हो। तो अब अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, यानी दैट मीन्स कि आपने अगर यहाँ पे प्रोसेसेस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, किसके बारे में बच्चों, प्रोसेसेस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, तो प्रोसेसेस को मैनेज भी तो करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, यानी दैट मीन्स कि हम लोग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को इसके बाद रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या कर लेते हो, मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ लेते हो तो आपको इंडस्ट्री में मैनेज भी करना पड़ेगा, तो आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को नेक्स्ट टॉपिक आप रख सकते हो फॉर द प्रिपरेशन पर्पज। ठीक है, इसके अलावा अब अगर इंडस्ट्रियल की भी बात अगर खत्म हो जाती है तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए कि मशीन डिजाइन के आप जा सकते हो, क्योंकि मशीन डिजाइन में आपके थ्योरी ऑफ मशीन के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, आपके सोम के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, आपके मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो मशीन डिजाइन बेटा बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी अगर आप किसके बात करते हो, अगर आप मैकेनिक्स के बाद, सोम पढ़ने के बाद और टोम पढ़ने के बाद आप मशीन डिजाइन करते हो, तो मशीन डिजाइन बेटा कैसा रहेगा बेटा, बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रांग हो सकता है और बहुत कम टाइम में आप कवर कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने मशीन डिजाइन को लास्ट में रखा है। और दूसरा रीजन है बेटा लास्ट में रखने का कि इसमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में मैं बता रहा हूँ कि वेटेज इसका बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में और सोम में कवर हो जाते हैं, दैट्स वाई यहाँ से क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। अब आपका जो आखिरी सब्जेक्ट रह गया है वो रह गया था बेटा हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर को दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लास्ट में रखा है कि जब पूरा किसको कंप्लीट कर लेते हो, पूरा डिजाइन का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हो, पूरा थर्मल का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हो, पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप हीट ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस ऑर्डर में रखे हुए हैं। अब अगर एक बार में एक शॉर्ट में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है बच्चों, सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट करनी है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका बेस है, सब कुछ है बेटा इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट्स वाई मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पहले नंबर पे रखा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद आप सिंपली किस पे आ सकते हो बच्चा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे कंप्लीट कर लेना अपना सब्जेक्ट, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कंप्लीट करने के बाद आप फ्लूइड मैकेनिक्स पे आ सकते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद थ्योरी ऑफ मशीन्स पे, थ्योरी ऑफ मशीन्स को कंप्लीट करने के बाद आपको किस पे आना बच्चा,
इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, यानी दैट मीन्स कि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आपको कंप्लीट करनी है। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करने के बाद आपको अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के बाद आईसी इंजन, आईसी इंजन के बाद आपको क्या कंप्लीट करना है बच्चों, आपको कंप्लीट करना है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यहाँ तक आपने पढ़ लिया है बच्चों। फिर उसके बाद आप आ सकते हो बेटा मटेरियल साइंस पे। मटेरियल साइंस पे आने के बाद मटेरियल साइंस जैसे ही आप लोग कवर करते हो, उसके बाद आपको क्या करना बच्चा, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पे आना। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जैसे ही आप लोग कंप्लीट करते हो, यानी दैट मीन्स कि प्रोसेसेस के बारे में आप पढ़ लेते हो। प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने के बाद, प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने के बाद आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को आप सिंपली क्या कर सकते हो डियर, पढ़ सकते हो आसानी से और समझ सकते हो उसको, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को कवर करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है बच्चा, मशीन डिजाइन कवर कर लेना है, क्योंकि मशीन डिजाइन के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट कहाँ से ही उठाया गया बेटा, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स से। इन्हीं सबके कॉन्सेप्ट का यूज मशीन डिजाइन में किया जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान रहने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग कर सकते हो बेटा हीट ट्रांसफर, आपका लास्ट सब्जेक्ट रहेगा। तो ये सब्जेक्ट का मैंने क्या किया डियर, ऑर्डर बनाया हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर सकते हो आप, थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग कर सकते हो, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन और फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑर्डर में चेंज कर सकते हो, कि इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा, अब इनका ऑर्डर चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से इसलिए रखा है क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज जो है डियर, हर एक एग्जाम में देखोगे थ्योरी ऑफ मशीन से ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का जो नंबर है बेटा, इसको वेटेज के भी आधार पर मैंने सॉर्ट किया है। मतलब कॉन्सेप्ट के आधार पे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता हुआ चले, साथ ही साथ में एग्जाम के वेटेज के भी आधार पर रखा है मैंने। तो वेटेज फ्लूइड मैकेनिक्स का ज़्यादा होता है, दैट्स वाई मैंने थ्योरी ऑफ मशीन से इसके ऊपर रखा है, ठीक है। अच्छा, थ्योरी ऑफ मशीन को अगर आप चाहो तो यहाँ से हटा करके यहाँ कहीं पर रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग के पोर्शन पे आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी। अब देखो बच्चा, इसका ऑर्डर आप लोग चेंज कर सकते हो, इतने का ऑर्डर आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, इनमें कोई सा भी कभी पढ़ सकते हो, कोई सा भी कभी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है बच्चा कि इसको पहले पढ़ना है, इसको बाद में पढ़ना है। जब आप एक बार इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स एंड दैट मीन्स की बेसिक थर्मोडायनेमिक्स क्लियर कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो इन तीनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो। किसी को भी आप पहले पढ़ सकते हो, किसी को भी बाद में पढ़ सकते हो। सबसे पहले मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन रहेगी बेटा कि अप्लाइड और आईसी इंजन पहले पढ़ लेना। क्यों मैं पहले बोर्ड पढ़ लेना बच्चा, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू आरएसी। आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में, चाहे वो एसएससी जेई, आरआरबी जेई, कोई भी सभी एग्जाम हो बेटा, इनका वेटेज हमेशा ही ज्यादा होता है। दैट्स वाई मैंने इसको इस तरीके से ऑर्डर में रखा है, ठीक है। अब अगर इन सारी चीजों को कवर कर लियो बेटा, तो इन दोनों के ऑर्डर में कोई सा भी चेंज मत करना। मटेरियल साइंस को पहले ही पढ़ना, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग को कवर करना, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के बाद ही कवर होगी। अब मशीन डिजाइन और हीट ट्रांसफर को किसी को पहले किसी को बाद में आप अपने स्वेच्छा के अनुसार कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहां तक आप क्या है, आपने समझ गए होंगे बेटा कि सब्जेक्ट जो पढ़ने का ऑर्डर है किस ऑर्डर में होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो मैंने वेटेज के भी आधार पे इन सारे सब्जेक्ट को रखा है, और दूसरा आधार मैंने इसलिए रखा है ताकि आप एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट यूज कर सको, ठीक है, और सब्जेक्ट की समझ बेसिकली डेवलप कर सको, ताकि इंटरव्यू वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं ना, उस इंटरव्यू में कोई एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को लिंक करके पूछता है, तो उन सारे का आंसर आप क्या कर सको डियर, आराम से दे सको। अच्छा, मेक इट इजी की अगर मैं बात बताऊं बेटा, तो मेक इट इजी की बच्चों एक ही खासियत है। एक कौन सी खासियत है बेटा, कि ये मैकेनिकल के लिए टोटली होली डेडिकेटेड होके बच्चा आप लोगों के लिए काम करता है। दिन हो चाहे रात हो, हमेशा काम करता है और हमेशा काम करता रहेगा। तो मेक इट इजी हब पे जैसे ही विजिट करते हो और इसमें कोर्सेज सेक्शन में आ जाते हो, तो जो भी कोर्सेज आप करना चाह रहे हो बेटा, जिस एग्जाम को आप टारगेट करना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड आपको कोर्स यहाँ पे मिल जाएगी। उससे रिलेटेड आपको कोर्स यहाँ पे सारी की सारी एसएससी जेई फुल सिलेबस कोर्स है। यानी दैट मीन्स कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इससे अलावा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाकी आरआरबी जेई की है, बैच वाइज है, सेल ओसीटीटी की है, तो इन सारे कोर्सेज को आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पूरी की पूरी टीम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, सारे के सारे टीम मेंबर जो है बेटा मैकेनिकल के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, बेस्ट प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, तो कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। अगर जो भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है, आप इस प्लेटफॉर्म के हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगने के साथ साथ बच्चा, अगर आपको कोई ऑर्डर में चेंज करना है और उसके पीछे का लॉजिक मुझे बताइएगा कि सर इसके मैं इस सब्जेक्ट को इस ऑर्डर में रखूंगा और इसके पीछे का लॉजिक ये है, तो कमेंट में जरूर करके मुझे बताइएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सीक्वेंस बनाना है तो कौन सा आप सब्जेक्ट किस तरीके से रखोगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट सेशन में।